हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 65। अगली सुबह भोर के 5 बजे पर्दों से छिनकर रोशनी सीधे रुद्र के चेहरे पर पड़ी। उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोली तो उसे अपना सिर फटता हुआ सा महसूस हो रहा था। अपने ऊपर भार महसूस कर उसने सिर झुकाकर देखा तो खुद के ऊपर रिहा को देख वो हैरान रह गया। उसे जब अपनी हालत का ध्यान आया तो उसने झट से कंबल, जो कि काफी नीचे हो गया था, उसे ऊपर कर लिया। उनके बदन पर कपड़े के नाम पर सिवाय कंबल के कुछ भी नहीं था। रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। अंदर ही अंदर ये सारी बात उसे खाने लगी। बहुत जोर देने पर गुजरी रात की हर बात किसी रील की तरह कुछ चित्रों में उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। कैसे उसने इतनी शराब पी ली कि खुद पर ही कंट्रोल खो दिया। और रिहा ना जाने क्या सोच रही होगी। रुद्र को मानो खुद से ही नफरत हो रही थी। तभी उसकी नजर रिहा पर गई, जो दुनिया को भूलकर उसके सीने पर चेहरा रखे सो रही थी। रुद्र के हाथ सहसा ही रिहा के बाल संवारने के लिए उठ गए। उसके बालों को उंगलियों से चेहरे से हटाकर पीछे किया तो उसकी नजर रिहा की गर्दन के पीछे चली गई। उसकी गर्दन पर निशान देखकर एक बार फिर मन गिल्ट से भर गया। वहीं रुद्र की उंगलियों की छुअन अपने चेहरे पर महसूस कर रिहा की नींद भी खुल चुकी थी। रुद्र खोया हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। उसके माथे पर पड़े बल बता रहे थे कि वो कितनी चिंता में है। जब रिहा को महसूस हुआ कि रुद्र उसकी तरफ देखेगा तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी रिहा, मुझे नहीं पता मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं ना जाने कैसे खुद से नजरें मिला पाऊंगा। शायद तुमसे भी मैं कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ना जाने कैसे खुद पर इतना कंट्रोल नहीं रहा कि तुम्हें दर्द दे बैठा। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। किसी भी हालत में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले रिहा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। रुद्र हैरानी से रिहा को देख रहा था, जबकि रिहा आंसू भरी आंखों के साथ नाराजगी के मिले जुले भावों से रुद्र को देख रही थी। बस हो गया तुम्हारा। कल रात को तो इतनी समझदारी से भरी बातें कर रहे थे, आज सारी समझदारी घास चरने चली गई। भर्राए गले से वो बोली तो रुद्र कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। चुप रहो तुम, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। खबरदार जो बीच में बोला तो। उसे डपट कर रिहा ने कहा, फिर आगे बोलने लगी। कल जो भी हुआ हमारे बीच उसमें मेरी भी बराबर की मर्जी शामिल थी, वरना मैं कभी तुम्हें खुद को छूने तक नहीं देती। प्यार करती हूँ यार तुमसे। हाँ, देर से एहसास हुआ मगर बहुत प्यार करती हूँ। और कोई दर्द नहीं दिया है तुमने मुझे मेरे हिस्से का प्यार दिया है बस। और अगर अब तुमने किसी तरीके की बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे। रिहा ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो रुद्र ने एक सांस छोड़ी और फिर रिहा को देखा, जो मुंह फुलाए अब अपने कपड़े तलाश रही थी। उसका चेहरा अपने सामने करके रुद्र ने कहा, मेरी तरफ देखो रिहा। रिहा ने वापस अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे नहीं देखना। रुद्र कुछ बोलता उसके पहले उसके मोबाइल में अलार्म टोन बजने लगा। मोबाइल में वक्त देख उसने रिहा को देखकर कहा, रिहा, आज हमारी फ्लाइट है दिल्ली की। 4 घंटे बाद की है फ्लाइट हमारी, उठो जल्दी। रिहा को ना जाने क्यों खुद को देखने में भी शर्म आ रही थी। कंबल से खुद को पूरी तरीके से ढककर वो बेड के दूसरी तरफ जाकर वहां से रुद्र के कपड़े उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, पहले तुम जाओ नहाओ, मैं तब तक उठती हूँ। रुद्र अपना शर्ट पहनते हुए हंसा और कहा, हमें समय बचाना है रिहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम बहुत गलत सोच रहे हो, तुम जाओ अभी के अभी। रिहा ने चिढ़कर कहा तो रुद्र बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सुनो, मेरा टॉवल देना। अंदर से रुद्र ने जानबूझकर रिहा को आवाज लगाई तो रिहा ने दरवाजे को घूर कर देखा और चिढ़कर बोली, बाथरूम में ना बाथरूम नाम की चीज भी होगी, आप प्लीज देखेंगे मिस्टर रुद्रांश चौधरी। तभी अंदर से रुद्र की आवाज आई, ओह हाँ, मैंने देखा नहीं था। थैंक यू मिसेस रुद्रांश चौधरी। रुद्र की हरकत याद कर रिहा हंस दी तो बीती रात के पलों को याद करते ही उसके चेहरे पर हया की लाली फैल गई। अगले ही पल उसे समय का ध्यान आया। जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए वो अपने सूटकेस की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही निकलने के लिए तैयार थे। शिमला से ना जाने कितनी ही यादें समेटे उन्होंने होटल से चेकआउट किया और एयरपोर्ट की तरफ उनकी गाड़ी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ लगभग 7 बजे पीयू ने अपना हाथ शालिनी के ऊपर डालने के लिए फैलाया, मगर उसका हाथ पार्थ के मुंह पर जा लगा। पार्थ के नींद में चिल्लाने की आवाज से पीयू की नींद खुल गई। वो उनिंदी आंखों से अपने आसपास देखने लगी। खुद को एक अनजान कमरे में देखकर वो जल्दी से बेड से उतर गई। अपने चेहरे पर आए घुंघराले बालों को पीछे करके वो कमरे को देखने लगी। सोफे पर तिथि सो रही थी, जबकि बेड के दोनों तरफ तकिए रखे थे। एक तरफ पार्थ सोया था। वो कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। बेड के पास मौजूद तिथि और उसकी नानी की तस्वीर देखकर इतना तो साफ पता चल रहा था कि वो तिथि का कमरा था। पीयू बिना देरी किए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
उसे नींद तो अब आने से रही, इसलिए वो बाहर जाने के लिए दरवाजे तक बढ़ गई। दरवाजे के नॉब तक पीयू पहुंच नहीं पाई तो उसने मुंह बना लिया। तभी उसकी नज़र बालकनी में मौजूद चेयर पर पड़ी। जैसे तैसे चेयर को दरवाजे तक लाने के बाद वो चेयर पर ही बैठ गई। 2-3 लंबी सांसें लेने और छोड़ने के बाद वो चेयर पर ही चढ़ गई। उसने दरवाजे के नॉब को घुमाकर खोला और आहिस्ते से नीचे उतरकर चेयर पीछे खींचकर खुद कमरे से निकल गई। बाहर हॉल में बालकनी में श्रुति और निरंजन जी को बैठे देख पीयू उनकी तरफ बढ़ गई। चूंकि रात भर बर्फबारी हुई थी तो मौसम में गलन अब भी थी। पीयू के पैर और हाथ के साथ गाल भी लाल पड़ गए थे। वो निरंजन जी के पास जाने वाली थी कि उसके कानों में श्रुति की आवाज पड़ी। कल जो भी हुआ बड़े पापा, वो नहीं होना चाहिए था। निरंजन जी अपने शॉल के कोने को दूसरे कंधे पर डालकर गुनगुने पानी का घूंट लेते हुए उसकी बात सुनने लगे तो श्रुति ने आगे कहा, पीयूष भाई का गुस्सा कल देखकर किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उन्हें रोक दे। एक बार को तो मैं खुद डर गई थी। उसकी यही प्रॉब्लम है, अपने गुस्से पर काबू रखना नहीं आता उसे। उसका गुस्सा अगर उसकी सबसे बड़ी ताकत है तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। निरंजन जी ने हल्की नाराजगी से कहा तो उनकी बाह पकड़ते हुए उनके कंधे पर सिर रखकर श्रुति बोली, लेकिन वो पूरी दुनिया में शायद ही पीयू और शालू से ज्यादा प्यार किसी को करता होगा। आपको पता है, शालिनी ने बस एक बार कहा कि पीयूष रुक जाओ, तुम्हें पीयू की कसम, और वो एकदम से रुक गए। उनके हाथ में कल काफी गहरी चोट भी लग गई थी। काफी समय बाद मैंने उन्हें इतने गुस्से में देखा था। इस बात से अनजान कि पीयू पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही है, वो दोनों ही बात कर रहे थे। वहीं पीयू अब किसी सोच में गुम हो गई थी। वो अपनी उम्र के मुताबिक ज्यादा समझदार थी, या शायद अपनी मम्मा को शुरुआत से खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते देख वो जल्दी बड़ी हो गई थी। सबके सामने लड़ने झगड़ने और शरारती सी पीयू असल में काफी संजीदा थी। उसके लिए उसकी जिंदगी उसकी मम्मा थी, जबकि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसका अपनी मम्मा को वो हर खुशी देना था जो वो डिजर्व करती थी। बिना किसी तरीके की देर किए पीयू ने हॉल से ही ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ देखा। अगले ही पल वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पीयूष के कमरे के बाहर खड़ी थी। शायद पहली बार वो पीयूष के कमरे में जाने वाली थी। हाँ, पाथ के जरिए उसे ये पता था कि ऊपर सिर्फ पीयूष रहता है, इसलिए कमरा ढूंढने में कोई मुश्किलाहट होनी ही नहीं थी। पीयूष के कमरे के बाहर खड़ी पीयू अब दरवाजे को घूर रही थी। उसने एक बार हल्के से दरवाजा खटखटाया तो सामने से कोई जवाब ना पाकर वो चिढ़ गई, लेकिन खुद पर काबू कर उसने दूसरी बार भी दरवाजे पर बस नॉक कर दिया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बुरी तरीके से चिढ़ गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। एक बार ऐसा आया कि पीयू जोर से चिल्ला भी पड़ी, एमपीपी दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनकर श्रुति और निरंजन जी वहां आ गए। पीयू तुम कब उठी? श्रुति ने जब उससे सवाल पूछा तो अपने कमर पर हाथ रखकर वो मुंह बनाए बोली, पीयू को एमपीपी से बात करनी है, अभी के अभी। लेकिन भाई शायद सो रहे होंगे, तुम थोड़ी देर बाद बात कर लेना उनसे। श्रुति ने जब उसे समझाने के इरादे से कहा तो वो और जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, तो उन्हें जागना होगा, पीयू उनसे अभी के अभी बात करना चाहती है। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से उसे समझाना चाहा ही था कि झटके से दरवाजा खुल गया। अपने सामने पीयू को देख पीयूष की रात भर की थकान, कल का गुस्सा, बेचैनी, सब कुछ मानो उसे देखकर ही छूमंतर हो गया। इससे बेहतर दिन की क्या शुरुआत हो सकती थी कि उसकी जिंदगी के दो अहम हिस्सों में एक उसकी बेटी उसके सामने खड़ी थी। पीयू को देखने में उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि निरंजन जी और श्रुति भी वहीं खड़े हैं। उसका ध्यान जब उन पर गया तो उन्हें देख पीयूष ने हैरानी से पूछा, आप सब सुबह सुबह कोई काम था क्या? श्रुति या निरंजन जी कुछ बोलते उससे पहले पीयूष सिर उठाए उसे देखकर बोली, हाँ पीयू को आपसे काम है, पीयू को आपसे बात करनी है। आपने इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? पीयू कब से यहाँ खड़ी थी? पीयू का पैर दुखने लगा खड़े खड़े, आपको पता भी है। अब आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पीयू आपसे बात करना चाहती है ना? पीयूष जो कि हैरानी से पीयू की बात सुन रहा था, उसने झुककर पीयू को गोद में उठा लिया और उसे देखकर बोला, अब बोलो पीयू को ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो पीयू सुबह सुबह ऐसे दरवाजा पीट रही थी? बुआ, पीयू अपने एमपीपी से बात करना चाहती है, उसने श्रुति को घूर कर देखते हुए कहा। तो श्रुति हंस दी और उसके गाल खींचकर बोली, ठीक है बुआ की अम्मा, जा रही है बुआ, तुम करो अपने एमपीपी से बात। पीयू ने अपने गाल पकड़कर मुंह बना लिया तो निरंजन जी और श्रुति नीचे चले गए। अब बोलो क्या बात है? एनीथिंग सीरियस? उसे बेड पर खड़े करके पीयूष ने अपने शर्ट के कफ खोलकर
कोने तक मोड़ते हुए कहा। तो पहले पीयू ने पूरे कमरे में नजर फिराई। बेड पर गीला टॉवल पड़ा था। पूरा कमरा सफेद और हल्के नीले रंग में था। बालकनी पर लगे सफेद पर्दों से हल्की रोशनी छिनकर आ रही थी। वहीं बेड के ऊपर कई फोटो फ्रेम्स लगे थे, जिनमें कुछ शालिनी की अकेले की फोटो थी तो कुछ पीयूष और शालिनी के साथ में थी। कुछ ग्रुप फोटोज भी थी, जिनमें श्रुति, मयंक, पीयूष और शालिनी चारों ही मौजूद थे। और उन सबके बीच ध्यान अपनी तरफ खींचने का काम कर रही थी पीयू की प्यारी सी तस्वीर। अपनी तस्वीर को पीयू हैरानी से देखने लगी। उसमें वो गार्डन में बैठी खिलखिला रही थी। उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो उन्हें एक हाथ से हटाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी। अपना फोटो देखकर पीयू ने चौंक कर पीयूष को देखा तो पीयूष ने वहां पड़ा गीला टॉवल उठाते हुए हंस दिया और बोला, मैंने ही ली थी। आप खेलने में इतनी बिजी थी कि आपका ध्यान ही नहीं गया। पीयू का ध्यान सहसा ही पीयूष पर चला गया। पीयूष नहाकर अभी ही निकला था। उसके हल्के घुंघराले बाल जो बिखरे हुए थे, उस पर उसकी ग्रे आंखें, जिनमें देखने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रात भर ढंग से सोया भी नहीं था। काले रंग की शर्ट और काले रंग की ही फिट ट्राउजर में उसका गठीला शरीर साफ मालूम पड़ रहा था। पीयू का ध्यान एकदम से उसके बाएं हाथ पर चला गया। पानी पड़ने की वजह से उसका घाव और ताज़ा लग रहा था। बेड से नीचे उतरकर वो पीयूष की तरफ बढ़ी। पीयूष बालकनी में जले हुए जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल रहा था। तभी उसके सामने दो पैर आ खड़े हुए। उसने सिर उठाकर देखा तो पीयू उसके घाव को काफी ध्यान से देख रही थी। जल्दी से सारे टुकड़ों को डस्टबिन में डालकर वो खड़ा हो गया तो पीयू मुंह बनाकर बोली, एमपीपी, आप चलो और बेड पर बैठो। उसने पीयूष का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा तो पीयूष उठ गया। अरे लेकिन, उसकी बात सुनकर पीयू ने मुंह फुलाकर कहा, आप चलोगे या पीयू फिर से गुस्सा होकर चली जाए? एक तो पीयू इतनी सुबह सुबह उठकर आपसे बात करने आई है और आप उसकी एक बात तक नहीं मान सकते। अभी मेरी मम्मा होती तो वो उसकी सारी बात मान जाती। वो अपनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग आगे करती उससे पहले पीयूष हार मानते हुए बोला, अच्छा बाबा चलिए आप। पीयूष बेड पर बैठ गया तो पीयू ने आसपास देखकर कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? पीयूष ने उसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मौजूद ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा कर दिया। वो जानता था कि अगर वो अभी कुछ भी कहेगा, कोई भी सवाल करेगा तो पीयू के मूड का पता नहीं वो सच में चली जाए। और पहली बार पीयू खुद से उससे बात करने आई थी। सुबह सुबह पीयू को देखकर उसका दिल कितना खुश हुआ था, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि पीयू उसके सामने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ी हो गई। उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथों में कॉटन पर डेटॉल लेकर उसके घाव पर रखने से पहले उसे देखा, फिर बोली, पीयू जानती है कि आप पीयू के जितने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन फिर भी ये जलेगा तो चिल्लाना नहीं। पीयूष ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया तो पीयू उसके घाव पर कॉटन रखकर हल्के हाथों से घाव साफ करने लगी। वैसे आपको फर्स्ट एड करना किसने सिखाया? पीयूष ने जब उसे बेतरबी से अपने हाथ पर दवाई लगाकर कॉटन बैंडेज रोल को लपेटते देखकर पूछा तो पीयू ने पूरी तरीके से अपने काम में खोए हुए कहा, मेरे बेस्ट फ्रेंड स्वयं ने। स्वयं का नाम सुनकर पीयूष का मुंह बन पड़ा। लेकिन वो तो तुम्हारी क्लास में भी नहीं है, तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है? मामू भी तो आपकी कंपनी में काम नहीं करते, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं? पीयू का पलटवार सुनकर पीयूष कुछ बोल ही नहीं पाया। पीयू उस कॉटन बैंडेज को बड़ी मुश्किल से गांठ बांधते हुए बोली, फाइनली ये हो गया। पीयूष ने अपने हाथ को देखा जहां बेतरबी से घाव पर पट्टी कर दी गई थी। हालांकि कॉटन रोल किसी भी वक्त खुल सकता था। हाथ के मुकाबले पट्टी काफी ढीली थी, लेकिन चूंकि ये पट्टी पीयू ने की थी तो पीयूष के लिए यही काफी था। अब आप ये मत सोचना कि पीयू आपसे फ्रेंडशिप कर ली या पीयू ने आपको माफ कर दिया। कल आपने पीयू की मम्मा की हेल्प की थी ना, तो बस आज पीयू ने आपकी हेल्प कर दी। पीयूष खुलकर हंस पड़ा। उसे जी किया पीयू को सीने से लगा ले, मगर चांदनी की नाराजगी वो जानता था, इसलिए वो बस उसे प्यार से देखकर रह गया। पीयू सच में बिल्कुल उसी की परछाई थी। कुछ भी हो जाए मगर अपनी बात से पीछे हटना उसे नहीं आता था। अच्छा तो पीयू, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? आई प्रॉमिस मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ। एक चांस तो मिल सकता है ना? पीयू सोचेगी फ्रेंडशिप के बारे में, लेकिन खबरदार, अगर आपकी वजह से फिर से मेरी मम्मा हर्ट हुई तो। उसने धमकी भरे लहजे में कहा तो पीयूष ने हमेशा की तरह उसकी अनामिका उंगली में अपनी अनामिका उंगली उलझाते हुए कहा, एमपीपी प्रॉमिस। पीयू ने उसके बिखरे और उलझे बालों पर जल्दी से हाथ फेर दिया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स वापस रखते हुए कहा, अपने हाथ का ध्यान रखना, वरना पीयू बार बार नहीं आएगी फर्स्ट एड करने।
पीयूष ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। पीयू उसे देखकर बाहर निकलने लगी कि पीयूष ने उसे रोका। पीयू पीयू पलटी तो पीयूष ने उसे 1 मिनट रुकने को कहा और दराज खोलकर कुछ देखने लगा। अगले ही पल वो एक चॉकलेट लेकर उसके पास आया और उसे देते हुए बोला, थैंक यू। पीयू ने चॉकलेट ले लिया और खुद बाहर निकलते निकलते बोली, एमपीपी, मम्मा कहती है हमें रूम हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और हाँ, पीयूष की तरफ पलटकर, चुपके से किसी की फोटो लेना बैड मैनर्स होते हैं। पीयू की मम्मा की कुछ फोटोज आपने चोरी चुपके ली है। इस बार पीयू आपका सॉरी एक्सेप्ट कर रही है, पर अगली बार नहीं करेगी। कहकर उसने अपनी आंखों के आगे बाल उड़ाए। वहीं पीयूष ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैंने पीयू को सॉरी कब कहा? पीयू ने उसे घूरकर कहा, आप कहना चाहते हैं लेकिन आपका IGO ईगो बीच में आ रहा है ना। पीयूष उसकी बात सुनकर हंस दिया। वहीं पीयू मुंह बनाकर जाने लगी। पीयूष ने पैरों में स्लीपर डाले और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको आपकी मम्मा के पास। अपने घर में किचन में नाश्ता बनाती शालिनी को मोहन जी ने आवाज दी तो उसने गैस लो करते हुए कहा, आ रही हूँ पापा। वो बाहर आई तो मोहन जी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, आ जाओ शालू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना पापा। देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक साथी और पीयू को एक बाप की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता पापा। पीयू को अब तक मैंने अकेले पाला है, आगे भी मैं उसका ध्यान अकेले रख लूँगी। मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम फैसला लेना शालू। मुझे लगता है, इनफैक्ट लगता नहीं है, यही सच है कि पीयूष बदल गया है। उसकी आंखों में मैं तुम्हारे लिए जो प्यार, इज्जत और इंतज़ार देख सकता हूँ, उसे तुम देखकर भी अनदेखा मत करो शालू। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती और ना ही सब दूसरे मौके पर खरे उतर पाते हैं। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है, और तो और कितने समय से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी बात मानो, उसे अपने ज़िंदगी में एक मौका दो। क्या पता बाद में तुम पछताओ कि तुमने ये मौका उसे क्यों नहीं दिया। पापा प्लीज़, अभी इस वक्त मैं इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहती। ये जानते हुए भी कि पीयूष सिर्फ खुद के बारे में सोच सकता है, दूसरों के बारे में वो कभी भी नहीं सोच सकता। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे चांस दूं, और क्या गारंटी है इस चीज़ की कि मैं उसे चांस दूंगी और वो मुझे फिर से धोखा नहीं देगा। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी इस चीज़ पर। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़ी हो तो अड़ी रहो, मगर इतना याद रखना शालू, बाद में पछताओगी ज़रूर तुम। और हाँ, अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगले हफ्ते मेरे दोस्त का बेटा और मेरे दोस्त के परिवार वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं। वो अपने बेटे का रिश्ता तुमसे करवाना चाहते हैं। उम्मीद है इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मोहन जी ने सख्त लहजे में कहा तो तभी शालिनी की नजरें दरवाजे पर खड़े पीयूष पर चली गई, जो हैरानी से सब सुन रहा था। ठीक है पापा, कह देना उनसे मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। पीयूष को देखकर तीखी हंसी हंसते हुए वो उठकर किचन में चली गई, जबकि पीयूष अपनी जगह जड़ सा ही खड़ा रह गया। क्या होगा शालिनी के इस फैसले का परिणाम? क्या करेंगे अब मोहन जी? क्या हार जाएगी पीयूष की मोहब्बत? पीयू का कैसा रिएक्शन होगा इस चीज पर? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।